नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आहार के ऐसे रूल के बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आहार से संबंधित जो व्याधियां हैं उनकी शुरुआत शायद अभी के समय में इस रूल के टूटने की वजह से ही होती हैं, चाहे वो रेगुलर हमारी डाइट के अंदर हो, चाहे हमारी जो स्पेशल पार्टीज़ होती हैं, समथिंग लाइक दैट बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, वहाँ की जो फूड हैबिट्स हैं उनके अंदर टूटे। पर कहीं ना कहीं इन सारे रूल्स के अपोजिट हम कुछ ना कुछ वर्क करते ही हैं, और यह एक इतना इम्पोर्टेंट रूल है जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानना बहुत ही आवश्यक है। हमारी आयुर्वेद की सभी वृत्ति में वृद्ध आहार के बारे में बताया हुआ है और सभी ने बहुत अच्छे से एलोब्रेट भी किया है। पर फर्स्ट और सबसे सिस्टमेटिक सीक्वेंस आचार्य चरक द्वारा चरक संहिता में की गई है। हम उसी को आधार मानते हुए वृद्ध आहार के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। साथ ही मॉडर्न कंसेप्ट क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि किस टाइप से हम वृद्ध आहार को हमारी लाइफ से हटा करके और एक नॉर्मल और एक अच्छी हेल्दी डाइट को हम अपनी लाइफ में एडॉप्ट कर सकते हैं। आचार्य चरक ने 18 टाइप्स के वृद्ध आहार बताए हैं और उन्होंने सभी के एक एक दो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। पर ये एग्जाम्पल्स सिर्फ उसको बहुत छोटे दृष्टि से समझाते हैं, है ना। अब वर्तमान में ये बहुत सारे नए नए रूप के अंदर हमको मिलते रहते हैं। जैसे आपने अभी एक शादियों में हम एक मिरिंडा शेक करके एक शेक पीते हैं। बेसिकली वो आइसक्रीम जो कि मिल्क से बनी हुई है, और मिरिंडा एक टाइप की जो कोल्ड ड्रिंक है, उस कोल्ड ड्रिंक को मिक्स करके ग्राइंडर में ग्राइंड करके और उसके बाद सर्व किया जाता है। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है, पर यह बहुत ही हार्मफुल है। और यह कंसेप्ट हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो व्रत रही हैं उनमें वृद्ध आहार के रूप में दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से वृद्ध आहार। तो हम जैसा कि विरुद्ध आहार के बारे में बात कर रहे थे, विरुद्ध आहार इनकम्पेटिबल फूड जो हमें नहीं ग्रहण करना है, इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। आचार्य चरक ने कहा है, यत् किंचित दोषम आश्राव्यम न निहरति कायते आहार जातम तम सर्वम अहितायोपपद्यते। द फूड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड व्हिच डिसॉल्व्स द दोष फ्रॉम इट्स नेचुरल साइड बट डू नॉट एक्सपेल इट आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द विरुद्ध आहार। ऐसा सभी भोजन जो दोषों को तसर अवस्था तक पहुंचा दे, दोषों को बढ़ा तो दे परंतु शरीर से बाहर ना निकाले या बाहर निकालने में समर्थ ना हो, वो दोषों को शरीर के अंदर संचित करता रहे, ऐसा आहार विरुद्ध आहार कहलाता है। और इसके जो टोटल टाइप्स बताए हैं वो आचार्य चरक ने 18 टाइप्स के बताए हुए हैं। हम इन्हीं 18 प्रकार के जो विरुद्ध आहार हैं उनके बारे में बात करते हैं। यच्चापि देश कालाग्नि मात्रा सात्म्य नीलादिभिः संस्कारतो वीर्यतश्च कोष्ठ अवस्था क्रमेरपि परिहारोपचाराभ्याम पाकात् संयोगतोऽपि च विरुद्धं तच्च न हितं हित संपद विधि भेष्यत। आचार्य चरक ने अध्याय 26 के अंदर 18 प्रकार के देश काल अग्नि मात्रा सात्म्य दोष संस्कार वीर्य कोष्ठ अवस्था क्रम परिहार उपचार पाक संयोग हृदय विरुद्ध संपद विरुद्ध और विधि विरुद्ध आहारों का वर्णन किया है। जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चलता है, यह केवल और केवल आहार के कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ये आहार विधि विधान अष्टाहार विधि विशेषायतनों के कंसेप्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं कि अगर उनका क्रम गलत है, उनका वीर्य कंपेटेबल नहीं है, वो साधने के लिए कंपेटेबल नहीं है, उस देश के लिए कंपेटेबल नहीं है, तो वो सभी विरुद्ध आहार कहलाएंगे। इतनी ब्रॉड डेफिनेशन विरुद्ध आहार की बताना और विरुद्ध आहार के इतने सारे टाइप्स बताना वास्तव में आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों की एक बहुत ही स्वर्णिम देन है। देश विरुद्ध के बारे में बात करते हैं। देश विरुद्ध विरुद्ध इन रेस्पेक्ट टू प्लेस, विरुद्धम देश देशतस्ताव तद्रत रूक्ष तीक्ष्ण आदि धन्वनी आनुपे स्निग्ध शीतानी भेषजम यन निषेव्यते। अर्थात जांगल देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति रुक्ष और तीक्ष्ण भोजन का सेवन करता है या फिर आनूप देश के अंदर स्निग्ध और शीतल भोजन का सेवन करता है, यह कहीं कहीं उस देश के समानुकूल जो दोष हैं उनको बढ़ाने वाला भोजन होगा और यह निश्चित रूप से उसके लिए हानिकारक होगा।
तो यह भोजन वहां के देश के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए देश विरुद्ध कहलाता है। इसके बाद है काल विरुद्ध। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शीत ऋतु के अंदर शीतल और रुक्ष भोजन का सेवन करना, जबकि शीत ऋतु के अंदर वात दोष के प्रकोप की संभावना अधिकतम होती है शीतता के कारण। इसीलिए शीत ऋतु में उष्ण और स्निग्ध और गुरु भोजन को करने के लिए कहा है। अगर हम उससे विपरीत भोजन करते हैं तो जिस प्रकार शरीर की हानि होगी वह काल विरुद्ध भोजन के अंतर्गत मानी जाएगी। इसी प्रकार उष्ण ऋतु के अंदर कटु और उष्ण भोजन का सेवन करना काल विरुद्ध कहलाता है। इसके बाद है अग्नि विरुद्ध। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 4 प्रकार की अग्नियां हैं, मृदु, मध्य, सम और तीक्ष्ण। और इन अग्नियों की अवस्था को न जानते हुए भोजन करना, जैसे कि मृदु अवस्था की मृदु अग्नि है और हम उस व्यक्ति को गुरु भोजन दे रहे हैं, तीक्ष्ण अग्नि है और हम उसको लघु भोजन दे रहे हैं, तो वह भोजन उस अग्नि को संतुलित करने के लिए में सक्षम नहीं होगा, अतः यह अग्नि विरुद्ध कहलाएगा। इसके बाद है मात्रा विरुद्ध। मात्रा विरुद्ध का बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है। मात्रा विरुद्ध है बेसिकली कि उन दोनों फूड आर्टिकल्स, 2 या 3 जो भी फूड आर्टिकल्स हम ले रहे हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी वृद्धता के समान या विष के समान काम करती है, और अगर उनको डिफरेंट क्वांटिटी में लें तो फिर वो उतना हानिकारक नहीं होती। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सम मधु सर्पी समधृतम मात्रया तद विरुद्धते। हनी एंड घी टेक टुगेदर इन इक्वल क्वांटिटी इज एंटागोनिस्टिक इन टर्म ऑफ डोज। कि घी और मधु को समान मात्रा में लेना उनकी डोज या उनकी क्वांटिटी के लिए विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध है। इसके बाद आता है सातवें विरुद्ध। सातवें विरुद्ध का मतलब है कि किसी व्यक्ति के लिए कटु और उष्ण भोजन साथ में है, परंतु हम उसको मधुर और शीतल भोजन दे रहे हैं। जैसे कि हम मधुमेह के रोगी के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर कोई किसी के लिए स्वादु और शीतल हितकारक है और हम उसको उष्ण भोजन दे रहे हैं, तो यह उसकी सात्म्यता के लिए, उसकी कंडिस्टिवनेस के लिए, उसकी सुटेबिलिटी के लिए नुकसानदायक है, अतः यह सातवें विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि यह समान दोषों को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद है दोष विरुद्ध या समान गुणाभ्यास विरुद्धान औषध क्रिया। कि मान लीजिए वात दोष से संबंधित कोई रोग है और वह वातल भोजन ही कोई व्यक्ति कर रहा है, तो यह उसके उस दोष को और बढ़ाएगा, उस दोष से संबंधित बीमारियां देगा, अतः यह क्या है? यह दोष विरुद्ध है। ठीक ऐसे ही आगे है संस्कार विरुद्ध। हमने अष्टाहार विधि विशेषायतन के अंदर भी विभिन्न प्रकार के संस्कार के बारे में बात की है, और उसी संस्कार या प्रोसेसिंग के दौरान अगर कुछ गलत संस्कार हो जाए तो वह भोजन विष के समान काम करने वाला हो जाता है। संस्कार तो विरुद्ध से तद्वत भोज्य विषवत भवेत। संस्कार से भोजन जहां गुणांतराधान कर सकता है वह उसको विष के समान भी बनाने में सक्षम है। जैसे एरंड की सीक के द्वारा मोर के मांस को सेक कर खाना, यह विष के समान प्रभाव देने वाला है। इसके बाद है वीर्य विरुद्ध। वीर्य विरुद्ध का मतलब है कि शीतल द्रव्यों के साथ, शीतल वीर्यों के साथ उष्ण वीर्य वाली द्रव्य को लेना, उष्ण वीर्य के साथ शीतल वीर्य वाले द्रव्य को लेना पर्टिकुलर उस द्रव्य से मिलने वाले गुणों को हमें नहीं पहुंचाएगा, और यह वीर्य विरुद्ध कहलाता है। इसके बाद है कोष्ठ विरुद्ध। कोष्ठ विरुद्ध का तात्पर्य है कि हमारे पास 4 प्रकार के कोष्ठ हैं, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्य कोष्ठ और सम कोष्ठ। क्रूर कोष्ठी व्यक्ति को मंदवीर्य या अभेदन वाली दवाई देना, जिससे कि वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक न कर पाए, तो वह उसके कोष्ठ विरुद्ध होगा। मृदु कोष्ठ वाले जिनको सिर्फ दूध से ही विरेचन हो जाता है, ऐसे कोष्ठ वाले व्यक्ति को यदि हम इस टाइप का भोजन दें जो मल का भेदन करने वाला हो, तो वह उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होगा, और यह उसके लिए कोष्ठ विरुद्ध भोजन कहलाता है। इसके बाद है अवस्था विरुद्ध। अवस्था विरुद्ध का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति श्रम, व्यवसाय, व्यायाम आदि में आसक्त रहे और वह अनिल भोजन का ही सेवन करे, अनिल को बढ़ाने वाले, वात को बढ़ाने वाले भोजन का ही सेवन करे। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति
बहुत ज्यादा मान लीजिए एक्सरसाइज करता है और वह फिर अच्छी स्निग्ध और गुरु भोजन करने की जगह, न्यूट्रिटिव डाइट लेने की जगह वात वर्धक लघु भोजन करता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर, कहीं ना कहीं उसके अंदर उससे संबंधित जो वात दोष होगा वह बढ़ेगा और फिर वात संबंधित उसको व्याधियां होने की संभावना बढ़ी जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति निद्रालु है, आलसी है और वह श्लेष्म प्रकोपक भोजन को ग्रहण करता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक वह भोजन होता है। यह है अवस्था विरुद्ध या एंटागोनिस्टिक इन द रिलेशन टू हेल्थ कंडीशंस। इसके बाद है क्रम विरुद्ध, मतलब ऑर्डर विरुद्ध। हमने हमने आहार विधि विधान के अंदर देखा है कि जीर्ण अस्नियाद, जो भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, अजल्पनम, अहसनम, तन्मना, भुंजीत, ऐसी जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं वो सब एक क्रम है भोजन का। ठीक है, यच्च अनुत्सृज्य विणमूत्रम, बिना विणमूत्र के उत्सर्जन किए हुए यदि व्यक्ति बिना भूक्षा के, उसको बिना भूख भी नहीं है और तब भी वह भोजन करता है, तो यह क्या है, यह क्रम विरुद्ध है। एंटागोनिज्म इन टर्म ऑफ द ऑर्डर इज दैट वेयर वन टेक फूड बिफोर द एक्सक्रीटिंग ऑफ फेसेस एंड यूरिन एंड विदाउट एपेटाइट और एक्सेसिव हंगर। भूख भी नहीं है और तब भी कोई व्यक्ति अगर भोजन करता है तो यह क्रम का विरुद्ध है। ये ठीक अपोजिट साइड में भी काम करेगा कि बहुत एक्सेसिव भूख लगी हुई है और हम भोजन को टाल रहे हैं, यह भी क्रम विरुद्ध है। इसके बाद आता है परिहार विरुद्ध। परिहार विरुद्ध और उपचार विरुद्ध, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये दो विरुद्ध थोड़े स्पेशल हैं और इनका रिलेशनशिप इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के साथ है कि किसके साथ क्या इंडिकेटेड है और किसके साथ क्या इंडिकेटेड नहीं है। इसलिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को, मुझे लगता है कि सभी को हमेशा याद रखना भी चाहिए, और क्योंकि इन पर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन बनता भी है। इफ परिहार विरुद्ध क्या है, परिहार विरुद्धम तु वराहादि निषेव्यते तद, इफ हॉट थिंग्स आर टेकन आफ्टर इंटेक ऑफ पोर्क एक्सेट्रा इट इज नोन एज एंटागोनिज्म विद द रेस्पेक्ट टू इंडिकेशन। अगर कोई पोर्क के बाद में उष्ण का सेवन करता है, उष्ण जल का सेवन करता है, तो यह क्या है, यह इंडिकेशन के विरुद्ध है, इसलिए यह परिहार विरुद्ध है। ठीक ऐसा का ऐसा ही उपचार विरुद्ध है, कॉन्ट्राडिक्टरी इंडिकेशंस। मतलब सेवेतो उष्णम गतादिश्च पीत्वा शीतम निषेवेत, और कोल्ड वंस आफ्टर टेक ऑफ घी एक्सेट्रा इट इज नोन एज द एंटागोनिस्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। हम सब जानते हैं कि घी के बाद उष्ण जल का सेवन करना चाहिए, उष्ण भोजन का सेवन करना चाहिए, परंतु यदि कोई शीतल जल का सेवन करता है तो यह क्या कहलाएगा, यह उपचार विरुद्ध कहलाता है। इसके बाद है पाक विरुद्ध, प्रोसेसिंग ऑफ प्रिपरेशन। कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में ही गड़बड़ है, हमने फ्यूल सही काम में नहीं लिया, या फिर फूड को ओवर कुक कर दिया, अनकुक्ड फूड को हमने काम में ले लिया या बर्न कर दिया, जला दिया। विरुद्धम पाकतश्चापि दुष्ट दारुर साधिताम, दुष्ट दारू मतलब फ्यूल सही नहीं लिया है। यहाँ उन्होंने उस जमाने में लकड़ी से पर भोजन बनता था तो दुष्ट दारू लिखा हुआ है कि गलत लकड़ी से गलत भोजन को सेक करना, पर अभी हम ऐसा मान सकते हैं कि हमने कोई ऐसे फ्यूल को काम में लिया है जिस फ्यूल को भोजन के काम में नहीं लेते हैं। अपक्व तंडुला तदर्थम पक्व दग्धम च यद भवेद, या फिर जो भोजन है वो प्रॉपर उसकी प्रोसेसिंग ही नहीं हुई है, जैसे या तो वो भोजन अपक्व है या फिर बहुत ज्यादा पक गया है या फिर दग्ध अवस्था में को प्राप्त कर चुका है, तो यह पाक विरुद्ध भोजन कहलाता है। इसके बाद है संयोग विरुद्ध। शायद वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर बात होती है तो वह होती है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, और कॉम्बिनेशन ऑफ फूड या फूड कंबाइनिंग, इस सब्जेक्ट को ही ट्रोफोलॉजी के नाम से आजकल मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट इस पर काफी ज्यादा डिस्कस भी करते हैं कि किस फूड को किसके साथ लेना चाहिए, किसके साथ नहीं लेना चाहिए। ये जो साइंस है, यह साइंस ही ट्रोफोलॉजी के नाम से अभी बहुत ज्यादा फेमस है। और ये फूड करके जो फूड है, मतलब न्यूट्रिटिव डाइट को कैसे हम डिजाइन करें पतला होने के लिए या अपने ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए, यह भी ट्रोफोलॉजी का ही पार्ट है। इसके बारे में भी हम कुछ थोड़ा सा बात की स्लाइड्स में बात करेंगे। तो संयोग विरुद्ध क्या है कि जैसे दूध के साथ अम्ल पदार्थों का सेवन करना, ऐसे सभी संयोग जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं वह क्या कहलाता है, वह संयोग विरुद्ध कहलाता है। इसके बाद है हृदय विरुद्ध, पैलेटेबिलिटी। हमें क्या पसंद नहीं है, हमारे यहाँ लिखा हुआ तन मना भुंजीत, मन के अनुरूप भोजन करें, आत्मर्म अभिसमीक्षे, आपके लिए क्या अच्छा है यह सोचकर भोजन करें। अगर किसी कंडीशन में हमें ऐसा भोजन करना पड़े जिसमें हमारी रुचि ही ना हो, तो वह भोजन क्या कहलाता है, हृदय विरुद्ध या हृदय
विरुद्ध एंटागोनिज्म इन टर्म ऑफ द पैलेटेबिलिटी इज टेकिंग ऑफ अनलाइकेबल थिंग्स। इसके बाद है संपद विरुद्ध। संपद विरुद्ध का अर्थ है क्वालिटी से, कि संपद विरुद्धम तद्वद विद्याद अरस संजात जात रसम तू यद अतिक्रांत रसम वापि विपन्न रसम एवच, कि या तो वहां पर इसको हम फ्रूट्स के एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि या तो वो इमेच्योर फ्रूट्स हैं या ओवर मैच्योर फ्रूट्स हैं या डैमेज्ड हो चुके हैं, मतलब वो सड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं। इस टाइप के फ्रूट्स का सेवन करना, इस टाइप के अन्न का सेवन करना संपद विरुद्ध कहलाता है। इसके बाद है विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध का तात्पर्य, विधि विरुद्ध का अर्थ है कि जो भी रूल्स हमें बताए हुए हैं, उन रूल्स, जैसे हमने आहार विधि विधान में 10 रूल्स को पढ़ा है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग भोजन को ग्रहण न करना, यह विधि या जो नियम बताए हुए हैं उनके विरुद्ध भोजन कहलाएगा, और यह भी हमें विरुद्ध आहार के समान ही हमारे शरीर को डैमेज करेगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि हम समझ पाए कि हमारे आहार, जो आयुर्वेद का विरुद्ध आहार है, यह कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ फूड के कॉम्बिनेशन से संबंधित ही नहीं है। यह उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके सीक्वेंस, हमारी खुद की कंडीशन है, हम कहाँ रहते हैं, इन सब की, मतलब फूड के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, उन सारे डायमेंशंस को देख करके उन्होंने यहाँ पर एक विरुद्ध आहार का कंसेप्ट हमें दिया है, और उतने ही टाइप के हमें विरुद्ध आहार यहाँ बताए हुए हैं। विरुद्ध आहार से किस टाइप की डिजीज हो सकती है? अगर रेगुलर कोई आदमी विरुद्ध आहार करता है, विरुद्ध आहार का सेवन करता है, तो शांडम आद्यम विसर्बदकोदराणाम विस्फटको उन्मादभकंतराणाम मूर्छा मद आद्यमान कल ग्रहणाम पांडव अमस्याम विशेष चेव किलाष्ट कुष्ठ ग्रहणी गदानाम शोथ अम्ल पित्त ज्वर पीनसानाम संतान दोषस्य तथैव मृत्योर विरुद्ध मन्नम प्रवदन्तिम हेतुम। अर्थात अभी हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं इनफर्टिलिटी, नीचे देखो आप संतान दोष, ये सारी की सारी कंडीशन क्या हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध आहार के सेवन की वजह से ही हो रही है। अंधता को सिर्फ आप अंधता ना समझें, टोटल आई डिजीज इसमें ले सकते हैं। विसर्प या कुष्ठ क्लास जो लिखे हुए हैं, यहाँ पे सारी स्किन डिजीज आती है। ग्रहणी के अंदर, उदर रोग के अंदर ऑलमोस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज यहाँ पर हो सकती हैं। फाइनली अगर रेगुलर कोई व्यक्ति विरुद्ध आहार का सेवन करता है, तो वो मृत्यु, किसी न किसी रोग के माध्यम से मृत्यु तक को प्राप्त हो सकता है, ऐसा आचार्य चरक हमें बताते हैं। प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन ऑफ विरुद्ध आहार। प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? देखिए, विरुद्ध आहार का डायरेक्ट सेवन करें अगर वो संयोग विरुद्ध है, या इस टाइप का टिपिकल कोई विरुद्ध हमने आहार रेगुलर ग्रहण किया है, तो कहीं ना कहीं रक्त की दुष्टि करेगा, और फिर उससे कोई डिजीज दे करके मृत्यु हो सकती है। या फिर आम का एक्यूमुलेशन होगा, अजीर्ण होगा, आम विष बन सकता है, विसूची का अल्सर जैसे डिजीज मिल सकती है, वहां से हम कोई भी व्यक्ति डेथ तक जा सकता है। इसके अलावा अग्निमांद्य होगा तो श्रोतरोध होगा, श्रोतरोध होगा तो धातु दृष्टि होगी, और फिर वह भोजन गर्विश के समान या स्लो पॉइजन के समान वर्क करेगा, और फिर वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ के अंदर क्रोनिक डिजीज को देगा। हमने अभी ट्रोफोलॉजी की बात की थी। फूड कंबाइनिंग इज अ टर्म ऑफ द न्यूट्रिशनल approach that advocate specific combination in the term of adverse and in the term of good reactions या good combinations of food. It is the art of the knowing which foods go best with which others. The process of digestion has 9 basic rules and which describe combination to avoid. हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनको कि अवॉइड करना चाहिए, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्लस कार्बोहाइड्रेट। हमें 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट एक साथ नहीं लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्लस एसिड फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्लस शुगर नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन के साथ एसिडिक फ्रूट्स नहीं लेनी चाहिए, प्रोटीन के साथ दो प्रोटीन एक साथ से नहीं लेनी चाहिए, अलग अलग तरीके की, कि हम मिल्क भी ले लें और फिश भी ले लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मीट भी ले लें और फिश भी ले लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेलन इसके लिए एक सिंपल रूल है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा वाटर रिच फ्रूट है, इसलिए इसको हमेशा इंडिविजुअल लेना चाहिए, कोई भी फूड इसके साथ नहीं लेना चाहिए। और ठीक ऐसे ही मिल्क को भी अकेला ही लेना चाहिए। मिल्क से संबंधित तो बहुत सारे रूल्स विरुद्ध आहार में माने जा सकते हैं। बेसिकली काम कैसे करता है? देखिए, प्रोटीन आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स पेप्सिन इन स्टमक एंड व्हिच ओनली वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिफरेंट कंसंट्रेटेड प्रोटीन्स रिक्वायर सिक्रेशंस ऑफ वेरी डिफरेंट डाइजेस्टिव juices. So one should only eat one kind of protein
एंड लाइकवाइज ओनली 1 स्टार्च एट अ टाइम। इसलिए हर व्यक्ति को, जैसे प्रोटीन कई अलग टाइप के हो सकते हैं, फिर अलग जैसे फूड प्रोटीन है तो वो वेजिटेबल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं और वह नॉन वेज प्रोटीन भी हो सकती है एज पर सोर्स। तो दोनों प्रोटीन अलग टाइप की, दोनों की डाइजेशन के लिए अलग टाइप के हमें एंजाइम्स चाहिए। अगर हमने एक साथ लिया है तो वो दोनों ही के दोनों तरह के जो फूड्स हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे और उनका कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर मेल फॉर्मेशन में एब्जॉर्प्शन होगा, जो आगे जाकर के आम विष की जो कल्पना हमारे आयुर्वेद में दी हुई है उसको पूरा करता है। ऑन द अदर हैंड रिक्वायर एन एल्कलाइन मीडियम and the amylase in the saliva which contains tyline, an enzyme which breaks down starch into maltose। कि जैसे स्टार्च है ना, इसके लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए जबकि प्रोटीन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। तो ये दोनों भी साथ साथ नहीं रहने चाहिए। सो कंज्यूमिंग प्रोटीन एंड स्टार्च टुगेदर विल रिजल्ट इन द ईच बीइंग इम्पेडेड बाय द अदर। एक दूसरे के डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम करते हैं। अगर हम फैट की बात करें तो फैट इम्पेड द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड द रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो दे शुड बी अवॉइडेड और यूज्ड सेपरेटिंगली विद प्रोटीन रिच फूड्स। फैट को भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि इन सबके एक्चुअली इन सबके लिए अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के हमें डाइजेस्टिव फूड्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिएंगे और वो एक टाइप के फूड को लेने से हमें प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो अगर इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर मोर्बिड मेटल्स को इकट्ठा करेगी और यही हमारे यहाँ वृद्ध आहार का सिद्धांत भी है। चिकित्सा क्या हो सकती है वृद्ध आहार की? वृद्ध आहार की चिकित्सा हो सकती है वृद्धाश्रम जान रोगान प्रतिहंति विरेचनम, की विरेचन कराया जाए, वमन शमन चेव पूर्वम वाहित सेवनम, और उसको वमन कराया जाए, शमन चिकित्सा उसको दी जानी चाहिए। करके जो मॉर्बिड मैटर या जो आम विष बॉडी में इकट्ठा हुआ है उसको शरीर से किसी भी प्रकार से पंचकर्म के माध्यम से या वमन विरेचन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाए, उसको हितकारी भोजन का सेवन कराया जाए। एक दूसरा कंसेप्ट भी कि पूर्व में ही कुछ अल्प मात्रा के वृद्ध आहार का धीरे धीरे करके शरीर का संस्कार कराया जाए तो भी वृद्ध आहार का उतना नहीं होता, वो धीरे करके साथ में हो जाता है या और साथ में हो जाता है। एक कंसेप्ट है कि अगर किसी की अग्नि ही बहुत ज्यादा तीव्र है तो वह भी वृद्ध आहार को पचा जाती है। जैसे व्यायाम कुर्वतो नित्यम वृद्धम अपि भोजनम विरुद्धम अवृद्धम व अविदोषम परिपच्यते, कि अगर व्यायाम कोई बहुत ज्यादा करता है तो वो वृद्ध भोजन को भी डाइजेस्ट कर लेता है और उसकी वजह से उसको प्रॉपर किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं होती है। आपने समझा कि किस प्रकार से वृद्ध आहार हमारी बॉडी पर काम करता है, कितने टाइप का वृद्ध आहार होता है और उनके एक दो दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी आपने समझे। हमारे दैनिक जीवन में और यहाँ तक कि हमारी लाइफ में जो हम बड़ी बड़ी पार्टीज़ में या होटल में या रेस्टोरेंट में जो खाना खाते हैं वहाँ पर इस वृद्ध आहार के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए भोजन करना चाहिए कि किस प्रकार से तो हम यहाँ वृद्ध आहार को हटाएं अपनी लाइफ से और एक अच्छी डाइट को काम में लें और अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकें। धन्यवाद।